नमस्कार साथियों, मरपोल के न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज कन्वेंशन, व्हाट इज प्रोटोकॉल, व्हाट इज अमेंडमेंट, व्हाट इज एडॉप्शन, व्हाट इज एंट्री इनटू फोर्स एंड व्हाट इज रेटिफिकेशन। क्योंकि आप जितना भी कन्वेंशन पढ़िएगा, मार्पोल पढ़िए, सोलास पढ़िए या जो भी लीगल बुक पढ़िएगा, उसमें अक्सर इस तरह के टर्म का सामना करना पड़ेगा। अतः आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि ये टर्म का मीनिंग क्या होता है, और ये सारे टर्म आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है, मैं आपको पिछले क्लास में भी बता चुका हूं। कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन, अर्थात ऑफिशियल मीटिंग। यदि कन्वेंशन के आगे इंटरनेशनल वर्ड लग जाए तो यह क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कन्वेंशन, अर्थात इसको क्या कहेंगे हिंदी में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। वैसा इंटरनेशनल ऑफिशियल मीटिंग जिसमें बहुत सारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और सभी का एक कॉमन एजेंडा होता है, एक कॉमन इश्यू होता है, उस पर डिस्कशन चलता है। तो वैसे मल्टीलेटरल कंट्रीज के मीटिंग को इंटरनेशनल कन्वेंशन बोला जाता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर अफगानिस्तान इशू के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2-3 बार मीटिंग हो चुका है। और यह कैसा मीटिंग है, इंटरनेशनल मीटिंग है। इसमें बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे मैटर को डिस्कस किया जा रहा है। अतः टेक्निकली यह भी एक तरह का इंटरनेशनल कन्वेंशन है। इसी को यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे तो आपको इंग्लिश में क्या बोलना है, इट इज ए ऑफिशियल मीटिंग हेल्ड बाय वेरियस कंट्री टू डिस्कस ए कॉमन एजेंडा या कॉमन इशू इज नोन एज इंटरनेशनल कन्वेंशन। आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब हम उम्मीद करते हैं कन्वेंशन के बारे में अच्छा से समझ गए होंगे। अब आइए हम समझते हैं प्रोटोकॉल, अमेंडमेंट, एडॉप्शन, एंट्री इनटू फोर्स एंड रेटिफिकेशन। अब इन्हें समझने के लिए आपको समझना होगा इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे बनाए जाते हैं। जिस प्रकार भारत में कोई कानून बनता है उसका प्रोसीजर है, उसी प्रकार इंटरनेशनल जो भी रूल रेगुलेशन बनते हैं उसका भी एक प्रोसीजर है। जैसे भारत में कानून बनाने के लिए पहले बिल को पार्लियामेंट में रखा जाता है, पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, उसको पास करते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, तब वो कानून बन जाता है और एक निश्चित डेट के बाद यह कानून पूरे कंट्री में लागू कर दिया जाता है। उसी प्रकार इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया जाता है। और आप सभी लोग आईएमओ के बारे में जानते होंगे। आईएमओ क्या है, यह यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो इंटरनेशनल शिपिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब उसको सही तरीका से, व्यवस्थित तरीका से चलाना, और यदि जरूरत पड़े तो समय समय पर रूल रेगुलेशन बनाना, ताकि इंटरनेशनल शिपिंग में कोई भी इशू ना आए और जहाज स्मूथली चल सके, और जहाज पर जो भी काम करते हैं या जो पैसेंजर जाते हैं उन्हें कोई असुविधा न हो। अतः मैरीटाइम रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे वह कौन बनाएगा, आईएमओ बनाएगा। इतना तक आप लोग अच्छा तरह समझ गए होंगे। अभी फिलहाल में मोर देन 150 से अधिक कंट्री आईएमओ के मेंबर हैं, और सभी कंट्री के एक मेंबर अर्थात एक प्रतिनिधि जो है वह आईएमओ में रहते हैं, और सभी कंट्री का अपना अपना पक्ष रखते हैं, और जो भी इशू होता है मैरीटाइम रिलेटेड वो आईएमओ को बताते हैं। जब कोई इशू या कोई एजेंडा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आईएमओ एक तय डेट को मीटिंग रखती है और सारे मेंबर स्टेट को सूचित कर देती है कि इस डेट को एक मीटिंग रखा गया है, और उस मीटिंग का एजेंडा क्या है, अर्थात उसमें क्या प्रपोजल रखना है वह भी बता दिया जाता है। और यह जरूरी नहीं है कि मीटिंग एक दिन का ही होगा। मीटिंग जो है वह 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, एक महीना तक का मीटिंग चलता रहता है। इंटरनेशनल मीटिंग बहुत लंबे होते हैं। उसमें सभी कंट्री का जो मेंबर होते हैं अर्थात जो डेलीगेशन किए रहते हैं, सभी कंट्री का अपना अपना पक्ष रखते हैं। यदि वह प्रपोजल अर्थात प्रस्ताव वहां पर पास नहीं हुआ, अर्थात मैक्सिमम कंट्री द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, तो कोई बात नहीं, वहीं पर वह प्रपोजल कैंसिल कर दिया गया। लेकिन यदि वह प्रपोजल पास कर दिया गया अर्थात एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ भाई यह इशू जो है काफी जेन्युइन है और इसको रेगुलेट करने की बहुत जरूरी है, नहीं तो फ्यूचर में यह बहुत बड़ा घातक रूप ले सकती है, तो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है अर्थात एडॉप्ट कर लिया जाता है। उसी को हम लोग एडॉप्शन बोलते हैं, और उस प्रपोजल का नाम उस कन्वेंशन के साथ लिख दिया जाता है, और इसके साथ ही साथ जिस ईयर में यह प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है उस ईयर का भी नाम लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने आपको बताया इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप 1973। इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशन था और वह कन्वेंशन किसके लिए रखा गया था, फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप, तो इसका नाम रख दिया गया उसी प्रपोजल पर, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप। और यह किसमें एक्सेप्ट किया गया था,
1973 में यह प्रपोजल जो है आईएमओ के मेंबर स्टेट द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, इसीलिए इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप 1973। बाद में 1978 में प्रोटोकॉल द्वारा काफी ज्यादा अमेंडमेंट किया गया, जो मैं आपको कल बता चुका हूं। अब आप एडॉप्शन समझ गए होंगे। अब देखिए, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई रूल रेगुलेशन बन गया, अब यहां से रूल रेगुलेशन बनना स्टार्ट होगा। आईएमओ का अपना कमिटी होता है। फॉर एग्जांपल, दो मेन कमिटी है जिसके बारे में आपसे ओरल में पूछ सकते हैं, एक एमएससी और एक एमईपीसी। अक्सर आप लोग जब अमेंडमेंट आता है उसमें इसका नाम सुने होंगे, एमएससीसी रेजुलेशन नंबर इतना इतना कुछ कुछ डैश डैश लिखा रहता है, रोमन में या कुछ में भी लिखा रहेगा। तो एमएससी का नाम है मैरीटाइम सेफ्टी कमिटी। यह मैक्सिमम 16 से रिलेटेड या सेफ्टी रिलेटेड जो भी इशू होता है उसको यह एनालाइज करता है। यह आईएमओ का एक कमिटी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कमिटी है मैरीटाइम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कमिटी। यह जो है इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी इशू है, अर्थात पॉल्यूशन रिलेटेड जो भी इशू है, इसके बारे में यह रिसर्च करता रहता है और सुझाव देता है। तो जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो इस पर रूल बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। अब यह रूल बनने में 1 बरस, 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस भी लग सकते हैं। चूंकि यह रूल बनता है, उस पर डिस्कशन होता है, उसमें फिर कुछ चेंजिंग होता है, बहुत सारे प्रोसीजर अंदर चलता रहता है। जब 2-4 बरस बाद रूल पूरा बनकर तैयार हो जाता है, अर्थात इसका पूरा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाता है, तब यह रूल का एक एक सेट जो है, जो भी मेंबर स्टेट है, सारे मेंबर स्टेट अर्थात सारे मेंबर कंट्री, स्टेट कहने का मतलब कंट्री, यदि किसी लीगल बुक में जहां स्टेट लिखा हो इसका मतलब है कंट्री से, ना कि इंडिया के यूपी बिहार जैसे स्टेट से। स्टेट कहने का मतलब होता है कंट्री। तो जब रूल बनकर तैयार हो जाता है तो उसका एक एक सेट सारे मेंबर कंट्री को भेज दिया जाता है। जब मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड ग्रॉस टनेज, याद रखिएगा ये टर्म क्या बोल रहे हैं, मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड ग्रॉस टनेज आईएमओ द्वारा बनाए गए रूल को अप्रूव्ड कर देता है, तो यह रूल इंटरनेशनली पास हो जाता है। अर्थात यह रूल अब इंटरनेशनली सभी जगह अप्लाई होने के लिए तैयार है। अब यहां पर 2 वर्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एक मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड ग्रॉस टनेज और कंट्री का अप्रूवल। कंट्री अप्रूवल कैसे देता है, वहां का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हाँ कह दिया तो वह अप्रूवल नहीं होता है, अप्रूवल करने का भी तरीका है। तो ये 2 चीज आपको समझाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, शिपिंग इंडस्ट्री में वोटिंग 1, 2, 3 से काउंट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई 10 मेंबर है किसी कमिटी का, तो यदि 5 से अधिक अर्थात 6 मेंबर वोट कर देगा तो यह रूल पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां पर काउंट होता है, मान लेते हैं आईएमओ के पास टोटल 10 ही मेंबर है, ऐसे तो बहुत है लेकिन मान लेते हैं समझने के लिए, और ये 10 मेंबर के पास जितना भी जहाज है अर्थात वर्ल्ड का जितना जहाज है वो सभी जहाजों का ग्रॉस टनेज मान लेते हैं 2000 टन है। 2000 टन ग्रॉस टनेज कुछ इस प्रकार है, कोई एक कंट्री है जिसके पास है 400 ग्रॉस टनेज, कोई दूसरा कंट्री है उसके पास है 150 ग्रॉस टनेज, कोई तीसरा कंट्री है उसके पास है 10 टन ग्रॉस टनेज, कोई चौथा कंट्री है उसके पास होगा 12 टन, ऐसी करके जो है टोटल वर्ल्ड में मान लेते हैं 2000 ग्रॉस टनेज है। तो यहां पर जैसे ही कंट्री अप्रूवल देना स्टार्ट करेगा और जैसे ही 50% ऑफ वर्ल्ड ग्रॉस टनेज अर्थात इस एग्जांपल में 2000 टन का 50% हो गया, 1000 टन से ऊपर ग्रॉस टनेज अप्रूवल देगा, वैसे ही यह इंटरनेशनल रूल जो है वह पास हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, कंट्री नंबर 1 और कंट्री नंबर 2 यह दोनों ने अप्रूवल दे दिया, तो दोनों को मिलाकर कितना होता है 550, लेकिन पास होने के लिए कितना चाहिए, कम से कम 1000 टन से ऊपर। यदि कोई तीसरा कंट्री आया 700 ग्रॉस टनेज तक शिप है, अर्थात उस कंट्री में जितना शिप है वो सभी शिपों का यदि ग्रॉस टनेज ऐड कर दें तो वह 700 टन आता है। तो यदि कंट्री नंबर 1, कंट्री नंबर 2 और कंट्री नंबर 5 जिसका ग्रॉस टनेज कितना है 700, यह तीनों पास कर दे तो यह कितना हो जाएगा 1250, जो 50% अर्थात 1000 से अधिक है, तो यह इंटरनेशनल रूल पास हो जाएगा। तो यहां कहने का मतलब 50% ऑफ मेंबर स्टेट से नहीं है, जो कंट्री के पास शिपिंग फ्लीट बहुत ज्यादा है। शिपिंग फ्लीट कहने का मतलब नंबर ऑफ फ्लीट नहीं, कोई कंट्री 100 शिप रखे हुए है लेकिन कोई कंट्री 20 ही शिप है और वह बहुत बड़ा बड़ा शिप है, मान लेते हैं बीएलसीसी है, यूएलसीसी है, वह 20 ही शिप उसके 100 शिप से ज्यादा है, तो यह जो कंट्री जो है 20 शिप रखा है उसका वेटेज ज्यादा होगा, क्योंकि यहां
वर्ल्ड का ग्रॉस टनेज का परसेंटेज में अप्रूवल चलता है। यदि मान लेते हैं इस एग्जांपल में कंट्री नंबर 1 और कंट्री नंबर 5 इस दोनों ने अप्रूवल कर दिया, तो दोनों को मिला के 400 और 700 1100 ग्रॉस टनेज आएगा। अर्थात इस दोनों कंट्री ने यदि अप्रूवल दे दिया तो बाकी 8 कंट्री दे या न दे, या इंटरनेशनल रूल पास हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है, यदि इंटरनेशनल रूल 2 कंट्री के अप्रूवल पर 50% से ऊपर वर्ल्ड का ग्रॉस टनेज चला जाता है, तो बाकी 8 कंट्री यदि अप्रूवल नहीं दे तो क्या होगा? तो जो कंट्री अप्रूवल नहीं दिया है उसको बहुत ज्यादा इश्यू होगा। वह इनलैंड वाटर में, वह अपने पोर्ट में जहाज को आसानी से ऑपरेट कर सकता है। बाय द वे, मान ले इंडिया ने अप्रूवल नहीं दिया तो इंडिया अपने पोर्ट में मुंबई टू कलकत्ता, कलकत्ता टू गोवा, पारादीप करते रहे, कोई इशू नहीं है। लेकिन यदि इंटरनेशनल वाटर में वह जाता है और वह वैसा कंट्री में जाता है, मान लेते हैं यूएसए गया और यूएसए ने इस इंटरनेशनल लॉ को अप्रूव्ड कर रखा है, तो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो जो रिक्वायरमेंट है उस शिप को पूरा करना होगा, अन्यथा उस शिप को यूएसए में घुसने नहीं देगा। तो आप वैसे कंट्री के साथ बिजनेस नहीं कर पाइएगा जिन्होंने अप्रूवल दे रखा है। अंततः मजबूरन बस जो कंट्री ने अप्रूवल नहीं किया है वह भी धीरे धीरे अप्रूवल दे देते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड ग्रॉस टनेज वाले जो टर्म थे वो आप समझ गए होंगे। अब सवाल उठता है, अप्रूवल कंट्री कैसे देता है? अब देखिए, प्रपोजल पर तो कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव थे वह तो साइन कर दिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह साइन कर दिए तो जो रूल रेगुलेशन बनेगा वह हमारे कंट्री वाले भी सहमत हैं। चूंकि सभी कंट्री का रूल रेगुलेशन बनाने का अपना अपना कानून है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में सिर्फ पार्लियामेंट ही कानून बना सकता है, अतः पार्लियामेंट द्वारा सहमति मिलना जरूरी है। यदि पार्लियामेंट से सहमति नहीं मिलता है तो समझा जाएगा कि वह इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन को इंडिया ने अप्रूव्ड नहीं किया है, अर्थात टेक्निकली बोला जाए तो इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। अब इंडिया में रेटिफिकेशन कैसे होगा? अब जो इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन का जो सेट आया है उसको बिल बनाकर इंडिया के पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वह संसद में जाएगा, संसद में डिबेट होगा, संसद के यदि दोनों सदनों से पास हो जाए, प्रेसिडेंट का उस पर अप्रूवल मिल जाए, तो कहा जाता है इंडिया ने इसे रेटिफाई कर दिया, अर्थात इंडिया ने भी इसे अपना एक लोकल रूल की तरह अप्रूव्ड कर दिया है। तो इसे ही रेटिफिकेशन कहते हैं। अर्थात अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ एनी कंट्री या एनी स्टेट इज नोन एज रेटिफिकेशन। जब किसी कंट्री के कानून बनाने की अथॉरिटी द्वारा उस इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन को अप्रूव्ड कर दिया जाता है तो वह कहा जाता है कि रेटिफाई कर दिया गया, अर्थात रेटिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो अब आप रेटिफिकेशन भी समझ गए होंगे। अब देखिए, जब एक्ट बन जाता है अर्थात कानून बन जाता है और जब वह पास हो जाता है तो उसी दिन से वह लागू नहीं होता है। उसके बाद कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है। आम लोगों को बता दिया जाता है कि इस डेट के बाद यह रूल रेगुलेशन अप्लाई हो जाएगा, आप अपना तैयारी कर लें। अब फॉर एग्जांपल, मार्पोल कन्वेंशन 1983 में लागू किया गया था। आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है किस डेट से लागू किया गया, लेकिन मार्पोल कन्वेंशन जिस डेट को लागू किया गया उससे बहुत पहले ही मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड ग्रॉस टनेज ने अप्रूवल दे दिया था। लेकिन कुछ वह टाइम पीरियड दिया था ताकि उसके दरमियान जो सारे शिप हैं और सारे जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, वो अपना तैयारी कर लें। इस डेट से यह रूल रेगुलेशन लागू हो जाएगा और उसके बाद यदि कोई पकड़े गए तो आप पर पेनाल्टी कसा जाएगा। अर्थात रूल रेगुलेशन जैसे ही पास होते हैं वैसे ही लागू नहीं किया जाता है, कुछ समय पीरियड दिया जाता है ताकि लोग उसके लिए तैयार हो जाएं और उसके बाद वह लागू किया जाता है। और जिस डेट को लागू किया जाता है उसी डेट को एंट्री इनटू फोर्स बोला जाता है। अर्थात एंट्री इनटू फोर्स क्या है? डेट ऑन विच एनी रूल रेगुलेशन या एक्ट इज अप्लीकेबल। अब देखिए, जब रूल बन गया तो समय के साथ वह रूल जो है इफेक्टिव नहीं होता है। अर्थात जैसे जैसे समय चेंज होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता है, वैसे वैसे जो है रूल में भी चेंज करने की जरूरत होती है ताकि जो रूल रेगुलेशन है वह सही तरीका से काम कर सके। तो यदि कन्वेंशन के कोई रूल में माइनर चेंज किया जाए, माइनर चेंज कहने का मतलब वैसा चेंज जिसके कारण उस कन्वेंशन के नेचर अर्थात उस रूल का नेचर चेंज ना हो, उसे अमेंडमेंट कहते हैं। अर्थात छोटे छोटे चेंज को हम लोग अमेंडमेंट कहते हैं। जैसे सभी आप लोग सुने हुए हैं कि अमेंडमेंट आ गया, अमेंडमेंट आ गया, तो वह अमेंडमेंट छोटे छोटे चेंज होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, 1 जनवरी 2020 से आउटसाइड एमिशन कंट्रोल एरिया सल्फर कंटेंट जो है 0.5% कर दिया गया। लेकिन पहले जो था क्या था?
3.5%। तो 3.5% से 0.5% किया गया, यह एक स्मॉल चेंज था। इससे कोई रूल रेगुलेशन का नेचर चेंज नहीं होता है। यदि यहां पर सल्फर कंटेंट के बारे में पूरा चीज ही रिमूव कर दिया जाता, नहीं भाई अब सल्फर कंटेंट का लिमिट अप्लीकेबल नहीं है, जैसा मर्जी जैसा सल्फर कंटेंट का आप फ्यूल वाइल जलाइए, तो इससे नेचर चेंज हो जाता। तो यह एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट था। तो बड़े वाले अमेंडमेंट को, अर्थात जिससे बड़े चेंज किया जाता है, उसे हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। अर्थात अमेंडमेंट और प्रोटोकॉल में जो मेजर अंतर है वह आप लोग समझ गए होंगे। यदि प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल दें तो हम आपको मार्पोल 1973-78 के बारे में बता चुके हैं। प्रोटोकॉल ऑफ 1978 क्या था? यह बहुत बड़ा चेंज किया था। मार्पोल कन्वेंशन का जो 1973 का रूल और रेगुलेशन जो बना हुआ था, उसमें बहुत मेजर चेंज किया। इसी कारण यह जो अमेंडमेंट है उसे हम लोग प्रोटोकॉल ऑफ 1978 कहते हैं। और यदि हम एनेक्स की बात करें तो मार्पोल में पहले एनेक्स 5 तक था, और प्रोटोकॉल ऑफ 1997 में एक प्रोटोकॉल लाया गया और उसमें एनेक्स 6 जोड़ा गया। एनेक्स 6 क्या है? प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन फ्रॉम शिप। यह पहले मार्पोल में नहीं था, लेकिन 1997 में इसे ऐड कर दिया गया। तो यह एक मेजर चेंज था, जिससे मार्पोल का जो इमेज है वह थोड़ा सा अल्टर कर दिया गया, क्योंकि इसमें एयर पॉल्यूशन का भी बात होने लगा। इसीलिए इसे प्रोटोकॉल ऑफ 1997 कहा जाता है। तो मोटे तौर पर बात करें तो यदि चेंज बड़ा हो तो उसे प्रोटोकॉल कहते हैं, और यदि चेंज छोटा हो तो इसे अमेंडमेंट कहते हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं आप लोग कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, अमेंडमेंट, एडॉप्शन, एंट्री इनटू फोर्स और रेटिफिकेशन अच्छा से समझ गए होंगे। यदि मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों मित्रों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। यदि मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों मित्रों को शेयर करें।